तो बच्चों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सुहेल अजीमाबादी के बारे में, जो कि 10वीं का जो है उर्दू तरक्शा का के चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है ना। सुहेल अजीमाबादी के मुताबिक जो भी चीज़ें हैं और उनका जो भी अफसाना निगारी है उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है। और देखेंगे कि सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई और कब वो इंतकाल किया और किस किस अफसाना और नावल को उन्होंने लिखा है। ठीक है। चलिए, तो बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, सुहेल अजीमाबादी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो देखते हैं सबसे पहले कि सुहेल अजीमाबादी कौन थे और कहाँ पैदा हुए थे। देखिए, सुहेल अजीमाबादी, ठीक है ना, सुहेल अजीमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। क्या नाम था उनका? सैयद मुजीबुर रहमान। सैयद मुजीबुर रहमान अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी में शायरी भी करते थे, यानी वो शायर थे, शायरी करते थे अपनी ज़िंदगी में, इसलिए सुहेल तखल्लुस करते थे, यानी सुहेल लगाते थे अपने नाम के पहले, क्योंकि वो शायरी करते थे। सुहेल तखल्लुस करते थे, इसलिए लिखते थे सुहेल अजीमाबादी। इस तरह अदबी दुनिया में सुहेल अजीमाबादी के नाम से मशहूर हो गए, इस वजह से उनका नाम मशहूर होने लगा और सुहेल अजीमाबादी के नाम से वे मशहूर हो गए। सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 में पटना में हुई थी, यानी पटना ज़िला में। जान रहे, पटना को तो सब कोई जानते हैं, आप लोग बिहार के रहने वाले हैं। तो पटना ज़िला में 1911 में पैदाइश हुई। कब हुई? क्वेश्चन आएगा कि सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई थी, तो आप लिखेंगे 1911 में सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश हुई, ऑप्शन आएगा वहाँ पे। या कहाँ हुई थी, तो पटना ज़िला में हुई थी, यानी बिहार के पटना ज़िला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुहेल साहब की एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे? ज़मींदार। यानी हमारे सामने आ गया कि ये एक अमीर मतलब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, यानी ज़मींदार ख़ानदान से थे। और 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया, यानी जब वो बच्चे थे, 1 साल की उम्र थी उनकी, तभी उनकी वालिदा का क्या हो गया? इंतकाल हो गया। और परवरिश नानिहाल में हुई। उनकी परवरिश कहाँ हुई? नानिहाल में हुई, यानी माँ गुजर जाने के बाद उनकी परवरिश नानिहाल में की गई। एक मौल्लिम की सरपरस्ती में उनकी देख रेख हुई, यानी एक मौल्लिम जो थे उनके देख रेख में उनकी जो भी पढ़ाई लिखाई की जो भी चीज़ें थी उनको किया गया। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे कि मौल्लिम की सरपरस्ती में इब्तिदाई तालीम तरबियत हासिल हुई। वैसे उनकी आबाई वतन शाहपुर भदौला है, यानी जो वतन है उनका शाहपुर भदौला है, जो कि पटना ज़िला में ही पड़ता है। शाहपुर भदौला एक जगह है जो कि पटना ज़िला में उनका आबाई वतन है। ठीक है ना। पूछा जाता है कि उनका आबाई वतन कहाँ है, तो शाहपुर भदौला। ठीक है ना, ऑप्शन में आता है। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाता है। आफ्ताब तबाह के वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके, गर्चे मुजफ्फरपुर, हैदराबाद, कोलकाता जैसे इल्मी मराकिज़ में क़याम पज़ीर रहे। इब्तिदाई शायरी से की, लेकिन मतलब शुरुआत जो उनकी थी वो शायरी से थी, लेकिन आगे चलकर वो अफसाने निगारी की तरफ माइल हो गए। यानी शुरू में वो शायरी किया करते थे और बाद में जाकर के वो अफसाने निगारी की तरफ क्या हो गए? माइल हो गए। और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेशुमार अफसाने लिखे, बेशुमार उन्होंने अफसाने लिखे। हम आगे बात करेंगे कि बहुत कितने अफसाने लिखे और उनके जो अच्छे मुख्य जो अफसाने हुए क्या हुए। ठीक है ना। सुहेल अजीमाबादी की जो ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने मुलाजमत किया। आप जानते हैं कि उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो जो है उसमें जो है उन्होंने मुलाजमत किया। उसके बाद उनसे मुलाजमत के सिलसिले में दिल्ली में वो रहते थे और फिर उनकी जो है तबादला जो है श्रीनगर में कर दिया गया, यानी उनका जो ट्रांसफ़र हुआ वो कहाँ कर दिया गया? श्रीनगर में। फिर वहाँ से वापस चले आए, कहाँ? पटना वापस चले आए, क्योंकि उनका आबाई वतन कहाँ था? पटना में ही पैदा हुए थे। और वह मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया, यानी उन्होंने क्या कर दिया? मतलब रिज़ाइन दे दिया, उन्होंने छोड़ दिया, मुलाजमत नौकरी को छोड़ दिया। इससे पहले सहाफ़त में भी मशरूफ़ रहे। रिसाला निगारी उन्होंने रिसाला निकाले और एक रोज़नामा अखबार शाती का इजरा किया, यानी उन्होंने एक अखबार का इजरा किया जिसका नाम था शाती। क्या नाम था? क्वेश्चन पूछा जाएगा सुहेल अजीमाबादी के द्वारा कौन से अखबार का इजाद किया गया, तो आप बताएंगे साथी। कौन सा अखबार? साथी। सुहेल अजीमाबादी की ज़िंदगी जो है उर्दू की तजवीज़, यानी उर्दू की तजवीज़ की व अशात में मसरूफ़ रहे। चुनांचे उन्होंने छोटा नागपुर के इलाके में 5-7 वर्षों तक उर्दू की तरवीज़ और अशात का काम किया, यानी छोटा नागपुर में रहे और उर्दू से के तरवीज़ किया। ठीक है ना। ज़मींदारा माहौल से ताल्लुक़ और छोटा नागपुर के क़याम ने उनके अफ़सानों की मजमूआत मुतय्इन कर दी, यानी कि उनकी जो अफ़साना निगारी थी उसमें मुतय्इन हो गया, क्योंकि वो ज़मींदारा ख़ानदान से क्या रखते थे? ताल्लुक़ रखते थे। उनके अक्सर बेशतर अफ़साने ज़मींदारों के इस
साल के खिलाफ और मजदूरों की मजदूर और कमज़ोर तबकों के हकूक़ जैसे मौज़ूआत पर किससे मुतालिक रखते थे। यानी वो ज़मींदार थे और उन्होंने मज़दूरों, गरीबों, कमज़ोर तबकों वैसे गरीब लोगों के हकूक़ में उन्होंने उस मौज़ूआत पर उनके बारे में बताने के मुतालिक उन्होंने अपनी जो भी अफ़साना लिखा। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते। सुहेल अज़ीमाबादी की तख्लीक़ात में उनकी 3 अफ़साने मज़मून, 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप। देखिए उन्होंने जो है अपने में उन्होंने 4 जो है कि अफ़साना लिखे। जो उनके मुख्य अफ़साने थे उनके नाम थे 3 अफ़साने थे जिनका नाम है, आप देख सकते हैं, जिनका नाम है 4 चेहरे। ठीक है ना। क्या नाम है? 4 चेहरे। ठीक है ना। और आदमी के रूप। 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप। याद रखिएगा, 4 चेहरे, अलाउ, आदमी के रूप। 4 चेहरे, अलाउ, आदमी के रूप ये पूछे जाते हैं। 4 चेहरे किसने लिखा है? तो सुहेल अज़ीमाबादी ने। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। ठीक है ना। एक नाविल जो है, एक नाविल बेजर के पौधे, यानी उन्होंने एक नावल भी लिखा जिसका नाम था बेजर के पौधे। बेजर के पौधे, उन्होंने एक नावल लिखा जिसका नाम था बेजर के पौधे। उनके मौज़ूआत के अलावा सुहेल के अफसानों की तादाद 125 है, यानी कि इसके अलावा भी उन्होंने 125 अफसाना लिखे। कितने अफसाना लिखे? 125 अफसाना मतलब पहुँची उनकी ज़िंदगी में। और फिर उन बेहतरीन जो शायर थे, अफसाना निगार थे, उन्होंने 1980 में सुहेल अज़ीमाबादी की आबाई इंतकाल हो गया। यानी कि उनकी इंतकाल कब हो गया? सुहेल अज़ीमाबादी का इंतकाल 1980 में उनका इंतकाल हो गया। चलिए तो हमने जाना कि सुहेल अज़ीमाबादी कौन थे और उनकी पैदाइश हुई थी 1911 में बिहार के पटना ज़िले में उनकी पैदाइश हुई थी। और वो बचपन में ही थे तो उनकी वालिद का इंतकाल हो गया था। और फिर उन्होंने पढ़ाई किया और उन्होंने रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो में काम किया। और उसके साथ साथ उन्होंने मुलाजमत करी और उन्होंने उनका रिज़ाइन देने के बाद उसने अफसाना लिखा, नावल निगार लिखा। उसमें से उनके मुख्य जो अफसाने थे उनका नाम था 4 चेहरे, अलाउ और आदमी के रूप। ठीक है ना। उन्होंने एक नावल लिखा जिसका नाम था बेजर के पौधे। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं कि उन्होंने एक अफसाना लिखा जिसका नाम था, वो बेहतरीन अफसाना है जिसके बारे में हम जानेंगे। चलिए तो आप लोग अंत तक देखिएगा और अंतिम ये सारी चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये बेहतरीन आपको नंबर दिलाएगा मैट्रिक के उर्दू के एग्ज़ाम में। अगर आप उर्दू में कमज़ोर हैं, अगर उर्दू आप लिखना जानते हैं, तो इस चीज़ से आप जो है उर्दू को अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे और हर चीज़ को समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो इसमें एक किरदार है जिसका नाम है भाभी जान, और इस जो अफसाना का नाम है, क्या नाम है? भाभी जान। इसमें चलिए पढ़ते हैं। जब रुकैया भाभी जान की याद आती है तो मेरा सर खुद ब खुद एहतराम से झुक जाता है। यानी जब रुकैया भाभी जान को मैं याद करता हूँ, क्या कौन बोले? सुहेल अज़ीमाबादी खुद अपने बारे में बता रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है सुहेल अज़ीमाबादी की ज़िंदगी के मुताबिक उन्होंने अपने भाभी जान के बारे में लिखा है। ठीक है ना। चलिए तो हम देखते हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी ज़ात सरापा रोशनी है। उनकी याद के साथ साथ मुझे वह समय याद आती है जो कलीशा की ऊंची कुर्बान गाह पर जलती और पिघलती रहती थी। जब पादरी इबादत ख़त्म करके कुर्बान गाह से उतर जाता है तो भी वह खामोश जुबान से खावंद यसू का पैगाम सुनाती रहती थी, जो दूसरों के गुनाह बख्शवाने के लिए शलेट पर चढ़ाया जाता था, मगर वह जवाब तक ज़िंदा, जो अब तक ज़िंदा है। ठीक है ना। और क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। यानी ये चीज़ जो भी खुशवसत जो कहे जा रहे हैं सुहेल अज़ीमाबादी के बारे में, वो अपनी भाभी जान की तारीफ़ कर रहे हैं कि उनकी जो है ज़िंदगी कितनी जो है कि बेहतरीन ज़िंदगी रही थी और क़यामत तक ज़िंदा रहेगा और सबको निजात दिलाएगा। रुकैया भाभी जान की ज़ात मुझे ऐसी ही समय मालूम होती है जो जलती और पिघलती रहती है लेकिन रोशनी फैलाती रहती है। यानी रुकैया भाभी जान एक ऐसी रोशनी है जो जलती रहती है, पिघलती रहती है, लेकिन दूसरे को हमेशा रोशनी फैलाती रहती है। और कुछ कहे बगैर ही वह जो है कुछ कहे बगैर ही हर वक्त पैगाम सुनाती रहती है। ऐसा पैगाम जो अमर है, यानी ऐसा उनका पैगाम है जो क्या है? अमर है। ऐसा पैगाम है जो उनके लिए अमर है। ठीक है ना। चलिए, भाभी ने सुबह सवेरे आवाज़ दी, यानी अब जो है उनके मुतालिक कहा जा रहा है कि भाभी ने उन्हें आवाज़ दिया सुबह में। खैर तो भाभी ने सुबह सवेरे आवाज़ दी, खैर तो है शहज़ादे, खैर तो है शहज़ादे, घोड़े बेचकर सोए हुए हो, चाय ठंडी हो रही है। यानी
खैर तो है शहजादे, चाय ठंडी हो रही है, जल्दी से उठो। यानी भाभी जान ने उनको उठाने का प्रयास किया, ठीक है ना, उन्हें उठाया। भाभी की आवाज़ सुनकर मैं उठ बैठा और मुस्कुरा दी और बोला, ठीक है ना, भाई बात ये है कि चाय, ठंडी चाय मुझे पी नहीं जाती और बच्चों को स्कूल भेजना भी है। यानी उनकी भाभी ने उसे कहा कि भाई चाय ठंडी नहीं पी जाती है और स्कूल बच्चे को भेजना है, जल्दी से उठो भाई। भाभी यही तो मुसीबत है कि आपके साथ सुबह हुई और उठा कर बैठा दिया। जैसे ही आप मतलब सुबह हुई उठा के बैठा दिया। हम लोगों को भी आप तालिबे इल्म समझती है, बच्चा समझती है, यानी मतलब हम लोग भी आपके जैसे तालिबे इल्म समझते हैं, जिससे आप सुबह सुबह हमें क्या करती हैं, उठा देती है, ठीक है ना। भाभी बोली, तो आज तुम कौन से बूढ़े हो चुके हो, अभी उठो, जल्दी करो। यानी जल्दी उठो भाई, जल्दी उठो, क्योंकि अभी तुम तालिब इल्म नहीं हो, लेकिन कौन से बूढ़े हो चुके हो। भाभी ने हाथ पकड़कर बिस्तर से खींच लिया और ज़मीन पर खड़ा कर दिया और वह हंसने लगी, ठीक है। मैं बोला, शुक्र है कि आपका स्टूडेंट नहीं था हुआ, यानी शुक्र है कि मैं आपका स्टूडेंट नहीं हुआ। बातें ना बनाओ, चाय ठंडी हो रही है, बच्चे बैठे हैं, यानी बच्चे बैठे हुए, चाय ठंडी हो रही है, जल्दी से तुम क्या करो, जल्दी से मेज़ पर आओ, ठीक है ना, मतलब चाय के लिए बुलाती हैं। लेकिन मुझे नींद आ रही है भाभी, रात भर नहीं सो सका हूँ। उन्होंने कहा कि नींद आ रही है, रात भर नहीं सो सका हूँ। तो मैंने एहतसास करते हुए कहा कि चाय के बाद दूसरी किस्त सो लेना। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, चाय पीने के बाद दूसरी किस्त सो लेना, ठीक है ना, यानी दूसरी बार फिर सो लेना। किस्त का लफ्ज़ सुनकर हंस पड़ा और वह बोली, शायर होकर दाद नहीं देते। क्या लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, अगर नवाब और औधों के बाकी होते तो एक लफ्ज़ के इस्तेमाल पर एक जागीर तो ज़रूर बख्श देते। यानी मेरी जो लफ्ज़ है इसके बाद मतलब एक जागीर लिख दिया जाता मेरे नाम से, ठीक है ना। चलो भाई तुम तो ज़रा जल्दी करो, इतना ही सही, ठीक है ना, यानी जल्दी करो, जल्दी भाई। और भाभी ने खाने के कमरे में चली गई, यानी उन्होंने उठा करके खाने के कमरे में चले गए। और जब थोड़ी देर में मैं मेज़ पर पहुंचा तो बच्चे चाय ख़त्म कर चुके थे, यानी बच्चे जो है चाय पी चुके थे, क्योंकि बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो चुके थे। तो नन्ही रिहाना ने मुझे बोला, ठीक है ना, उन्हें बोला कि चाचा जान, हम लोग चाय ख़त्म कर चुके हैं, अब आप हमारी जूठी चाय पीजिए। यानी हम तो ख़त्म कर चुके हैं, अब हमारी जो बची हुई जूठी चाय है वो आपको क्या करना है, पीना है। स्कूल की लॉरी ने हॉर्न बजाया और बच्चियाँ ताली बजाती हुई बाहर चली। भाभी ने चाय ढाल कर मेरी तरफ बढ़ाई और बोली, अगर तुम जो जवान इतनी देर तक सोते रहोगे तो क्या करोगे, तुम जवान जो हो इतनी देर तक सोते रहोगे तो हमारे देश का मतलब क्या होगा तुम लोगों का, ठीक है ना। शायर कहूँगा और क्या करूँगा। तो उन्होंने मजाक से अपनी भाभी को बोला कि शायर कहूँगा और क्या करूँगा, शायर हूँ और शायरी करूँगा, शायर कहूँगा और क्या करूँगा, और कुछ नहीं, ठीक है ना। भाभी मानी खैज अंदाज से मुस्कुराई, भाभी हंसने लगी और मैंने कुछ झेम सा गया और भाभी की इस मुस्कुराहट बहुत देर दूर तक इशारा कर रही थी। यानी कि भाभी मुस्कुराने लगी और उनकी जो मुस्कुराहट थी काफ़ी बेहतरीन थी। और फिर वह आहिस्ता से बोली, तुम्हारे भाईजान ठीक 4 बजे उठकर बैठते थे और चाय पीकर काम शुरू कर देते थे। और शुरू में मुझे भी बड़ा जब्र हुआ, लेकिन आज सुबह उठने की आदत काम आ रही है। यानी कि तुम्हारे जो भाईजान थे उन्हें सुबह उठने की आदत थी, 4 बजे उठ जाते थे और उन्हीं की आदत जो है आज मुझे काम आ रही है कि मैं सुबह उठ जाती हूँ। मैंने पलट कर देखा, भाभी की श्रृंगार मेज पर नन्हे भाई की खूबसूरत सी रंगीन तस्वीर रखी हुई थी। यानी भाभी की जान की जो मेज़ थी उस पर भैया की यानी कि मेरे भाई जान की एक रंगीन तस्वीर रखी हुई थी और वो मुस्कुरा रहे थे। उस तस्वीर के पास भाभी और बच्चों की तस्वीरें थी और अब श्रृंगार मेज नाम का था, यानी जो श्रृंगार मेज था वो नाम का था। उस पर बच्चों की जो है किताबें का ढेर था और शायद एक कंघी के अलावा मेज पर श्रृंगार का कोई दूसरा चीज़ भी नहीं था। रुकैया भाभी उदास हो गई और जो है उनकी बोली, आखिर न जाने तुम्हारा भाई जान आज किस हाल में है और देखो उनके मुकदमे का क्या होता है हज़ारों मील। यानी कि अपने सोहेल अजीमाबादी से बोलती है कि देखो तुम्हारे भाई का क्या होता है, क्योंकि तुम्हारे भाई का अभी क्या हो रहा है, मुकदमा चल रहा है, ठीक है।
तो 4 मील की दूरी पर मैं इनके कोई काम नहीं आ सकती, ठीक है ना। चंद दिनों में उनके मुकदमे का फैसला होने वाला है। चंद दिनों में, कुछ दिनों में उनके मुकदमे जो चल रहे हैं उनका क्या होने वाला है, फैसला होने वाला है। भाभी जो हमेशा फूल की तरह हंसने और बुलबुल की तरह चहकते रहने की आदत थी, वो बिल्कुल उदास और चुप थी। लेकिन एकाएक किसी के पाँव की छाप सुनाई दी और फिर आवाज़ आई। यानी भाभी ने नन्हे भाई की बात करते हुए, मेरे भाई की बात करते हुए, उन्होंने क्या हुआ, वो चुप हो गई, लेकिन उन्हें आवाज़ आई जो है, तो वो क्या हो गई, वो मैं आ सकती हूँ, उन्हें आवाज़ आई कि मैं आ सकती हूँ, ठीक है ना। आ जाओ भाभी जान, भाभी ने कहा कि आ जाओ। चलिए, तो बेहतर समझ में आ रहा होगा, यकीन है कि ये सारी चीज़ें बेहतर समझ में आएगा, और इसको छोड़ के ना जाइएगा, इसको बेहतर से बेहतर समझिएगा। पूरा कहानी बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है ना। तो भाभी जान ने जो आवाज़ लगाई, तो आ जाओ, और एक जवान सी लड़की कमरे में दाखिल हुई। यानी भाभी जान ने बुलाया तो एक जवान सी लड़की अंदर आई। भाभी ने देखते ही कहा, आओ सिमी, चाय पियो, आज शाम को तुम्हारे घर जाने वाली थी, बुन दिए तुमने स्वेटर, यानी स्वेटर तुमने बुन दिए, वही लेकर आई हुई, और बच गया था, ऊन बच गया था, तो टोपी और मोजे बुन दिए। यानी कि अगर मुझे जो कुछ ऊन बच गया था उसको टोपी और मोजे भी बुन दिए हो। बहुत अच्छा किया तुमने, लो चाय पियो। चाय पिलाती है, चाय की प्याली लड़की के सामने बढ़ाई। लड़की ने मेरे मौजूदगी में कुछ शर्मा रही थी, यानी कि सोहेल अज़ीमाबादी वहाँ मौजूद थे, तो उनकी जो है मौजूदगी में वो क्या हो रही थी, शर्मा रही थी कि लड़की, ठीक है ना। मैंने चाय पी चुकी थी, मैं जो है चाय पी चुकी हूँ, ठीक है। मैंने बोलती है क्या कि मैं चाय मुझे मैं नहीं पीना है, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर भी पी लो, शर्माती क्यों हो, ये मशहूर शायर अख्तर है। यानी उनकी भाभी बोलती है कि शर्माती क्यों हो, ये मशहूर शायर क्या है, अख्तर है, तुम्हारे बड़े भाई हैं। और मैं नाश्ता ख़त्म कर चुका था, उठ खड़ा हुआ, यानी मैंने नाश्ता खा लिया था और उठ के खड़ा हो गया। भाभी मैं ज़रा शहर से हो रहा हूँ। सोहेल अज़ीमाबादी कहते हैं कि भाभी मैं ज़रा शहर से हुआ हूँ क्या, जाओ मुझे भी ज़रा इस अस्पताल जाना है, और चलो सिमी तुम भी साथ, मतलब सिमी को बोलती है कि चलो तुम भी, और मुझे अस्पताल जाना है, चलो साथ में। देखिए, मैंने कमरे की कोठरी में की से भाभी को बंगले की अहाते से कमरे में खड़ी खिड़की के से भाभी के बंगले के अहाते से बाहर जाते देखा, ठीक है ना। उनके हाथ में दूध की वह बोतल थी जो बहुत देर से मेज़ पर रखी हुई थी, जो मुझे दिन के बाद मालूम हुआ कि भाभी की एक पुराने मुलाजिम की बेटी अस्पताल में है, ठीक है ना। वह 2 महीने पहले ही उनके शौहर का इंतकाल हो गया था और उसके बच्चे पैदा हुए, ठीक है ना। यानी कि उनके एक पुराने मुलाजिम की जो है ना बेटी जो है कि क्या हो गया, उनके शौहर का इंतकाल हो गया था और उनकी बेटी हॉस्पिटल में, ठीक है ना, उनके बच्चे पैदा हुए थे, उसका कोई भी देखने वाला नहीं। भाभी खुद ही दोनों वक्त दूध की बोतल लेकर दोपहर लॉन्ग पैदल जाती और दूध की पहुंचाती थी, और स्वेटर और मोजे जो है बुनवाए थे उनके बच्चे के लिए जो है बुनवाए थे, क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो रहा था और सिमी उनके कॉलेज की एक गरीब तालिबे इल्म थी जो सिर्फ उनके मदद के सहारे जो है पढ़ रही थी। यानी कि उनके मदद के सहारे वो क्या कर रही थी, पढ़ रही थी, सिमी नाम की जो लड़की थी। और उन्हें उस बच्चे के लिए, यानी उनकी जो बच्चे जो उनके मुलाजिम के जो बेटी के बच्चे पैदा हुए थे उनके लिए उन्होंने क्या करवाया, स्वेटर और मोजे सिमी से सिलवाए। भाभी से मेरी सिर्फ दूसरी या तीसरी मुलाकात थी, अलबत्ता ख़त और किताबात से बहुत ज़्यादा थी। यानी कि मेरी भाभी से दूसरी या तीसरी मुलाकात थी, लेकिन ख़त और किताबत से ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन 3 दिन साथ रहकर मालूम हुआ कि वह आदमी नहीं मशीन है थी। सुबह उठकर काम शुरू करती थी और कॉलेज भी बिल्कुल उनके ज़माना भी बिल्कुल बदल चुका था। कभी 4-5 नौकर और ममाएँ होती थी, अब उनके पास सिर्फ एक नौकर था। यानी एक समय था कि उनके पास 4-5 जो है कि लोग रहते थे काम करने वाले, लेकिन अभी एक नौकर रहता था जो बाज़ार से सौदा लाता था और उनका खाना भी पकाता था। फिर रुपयों की भी बड़ी तंगी थी। पहले वह हज़ारों रुपये
माहवार अपने शौक पर खर्च कर दिया करती थी। अब 400 रुपये माहवार पर एक कॉलेज में 400 रुपये माहवार पर एक कॉलेज में लेक्चर थी, ठीक है ना। वह 50 रुपये माहवार एक लड़की के पढ़ाने के मिलते थे, ले देकर यही उनकी आमदनी थी। और खर्च अपनी जगह पर बिल्कुल कुछ ज़्यादा ही अपने और बच्चों के खर्च होता तो किसी तरह पूरा हो जाता था। यानी कि वो जो है पढ़ाती थी, जिसको उनको 400 रुपये, और एक बच्ची को पढ़ाती थी, उनके बदले उन्हें 50 रुपये मिलते थे। लेकिन अब की बात है कि उस समय में वो सारी चीज़ें बहुत सारी कितने पैसे काफ़ी थी, क्योंकि बहुत पहले शोले अज़ीमाबादी ने क्योंकि उनकी पैदाइश जो हुई थी वो हुई थी 1911 में, और लगभग 1900 उसके बाद की बात है। तो उस समय पैसे की काफ़ी कीमत थी, ठीक है ना। उस समय 400 रुपये बहुत होते थे, लेकिन वह भी बढ़ गया, ठीक है ना। बच्चों और अपनी ज़रूरतों के अलावा एक मुस्तकिल रकम इन्हें हर महीने मज़दूरों और तालिब इल्म की इन ज़मनों के देना पड़ता था। कॉन्फ्रेंसों और जलसों में शिरकत करने के लिए ये अदा करना पड़ता था। कई गरीब लड़कियां सिर्फ इनकी मदद से पढ़ती थी, यानी ये खुद तंगी में थी, लेकिन वो कितने सारे तालिब इल्म को, कितने सारी बच्चियों को, लड़कियों को ये खुद मदद करती थी और उनको पढ़ाने का काम करती थी, यानी उनको मदद करती थी। भाईजान की जब शादी रुकैया भाभी से हुई थी तो हम लोगों का आम ख्याल था कि ये शादी कामयाब नहीं हो सकती। एक तरफ भाई जान थे जिन्हें ऐसी सियासत से शौक़ था जो बार बार उन्हें जेल भिजवाता करता था, यानी कि भाईजान ऐसे शासक थे कि उन्हें बार बार जेल में जाना पड़ता था। तो ऐसा लगता था कि ये जो रिश्ता है, ये जो शादी है, ये ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है, ठीक है ना। दूसरी तरफ भाभी जान थी जो नाजों की पाली थी और ऐसी माहौल में बढ़कर जवान हुई थी जिसका अपनी ही ज़ात सब कुछ होती थी। हम लोग ने शादी की खबर सुनते ही सोच लिया था कि भाभी जिस तरह अभी मैके में इसमें दिख नहीं रहा है, मैके में सांस से रहती है, रहा करेगी, और भाईजान जेल में रहेंगे। बाजू का यह ख्याल था कि भाईजान भी सियासत के चक्कर में निकलकर बेरसरी करेंगे और अपनी आलीशान कोठी में शान की ज़िंदगी गुजारेंगे। फिर आराम कुर्सी वाली सियासत चलेगी और किताबों की बातें दोहराएंगे। लेकिन सबका ख्याल गलत निकला। भाईजान ने रुकैया भाभी को अपने रंग में जल्दी ही रंग दिया और कदम बकदम साथ चलने लगी। और शादी के बाद जैसे ही भाईजान गिरफ्तार हो गए, देखिए उन्होंने सोचा था कि भाईजान सुधर जाएंगे, यानी भाईजान दूसरे अपनी जो है कामों में लग जाएंगे, लेकिन भाईजान ने भाभीजान को ही क्या कर दिया, बदल दिया। भाईजान ने रुकैया भाभी को अपने रंग में बदल दिया और वह कदम ब कदम उनके साथ चलने लगी। बात जैसे ही भाईजान गिरफ्तार हुए और उन्हें 2 साल की सज़ा हो गई, भाईजान ने अपने लिए राह तलाश कर ली। ऐसे वह पहले ही कर चुकी थी। जल्द ही तैयारी करके MA कर लिया और कॉलेज में लेक्चरर हो गई और इकलौती बच्ची की देखभाल में लग गई, यानी इकलौती बच्ची जो थी उनकी, जिसका नाम था रेहाना, उसकी देखरेख में क्या लग गई। वो 2 साल के बाद जब फिर भाईजान जेल से आए तो अपनी सरगर्मियों में रहें और भाभीजान काम करती रही। फिर 2 बच्चे और हो गए और वह उन्हें पालती रही। अब भाईजान 3 साल के नज़रबंद थे और उन पर मुकदमा चल रहा था, यानी कि भाईजान फिर जेल से आए 2 साल के बाद, तो उन्हें फिर जो है कि उसी तरह काम किया और फिर उन्हें 3 साल के लिए क्या कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया रहा था। तो भाईजान बेशुमार जिम्मेदारियों और गम का बोझ उठाए करते थे। मतलब भाभीजान जो है कि बेशुमार जो है कि गम को उनके बोझ को उठाया करती थी, लेकिन उनका चेहरा कभी मैला नहीं, कभी उदास नहीं होता था, बल्कि ऐसा मालूम होता था कि वह अपने गम को अपने लिए मशरत यानी समझने लगी है और गम भी खुशी का पहलू निकाल ही लेती थी, यानी कि वो कभी भी उदास नहीं होती थी, गमगीन नहीं होती थी। वह सुबह सवेरे उठती, बच्चों को नहलाकर उनके कपड़े बदलती और खुद
नहा धोकर तैयार हो जाती थी, यानी बच्चों को खिला पिलाकर 7 बजे स्कूल भेज देती। फिर मिलने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता था। तरह तरह के लोग उनके से मिलने आते थे और तरह तरह की फरमाइशें करते थे। कोई उनकी मुलाजमत के लिए सिफारिश करने की कहता था, तो कोई किसी और काम के लिए। सब आदमी उन्हें बड़े आदमी की बेटी और बहू समझते थे, लेकिन कोई ये नहीं समझता था कि भाभी जान का ताल्लुक़ अब बड़े लोगों से सिर्फ बड़े लोगों से सिर्फ छोटे लोगों की वजह से रह गया है। वह बड़े लोगों के पास सिर्फ सिफारिश लेकर जाती है, वरना बड़े लोगों के इन्हें दूर का भी कोई वास्ता नहीं था। भाभी कॉलेज जाती और वहाँ भी पढ़ाने के अलावा हर लड़के के मालूमात में दिलचस्पी कर लिया करती। कॉलेज में आकर पाबंदी के साथ कई खत रोज़ लिखती और उन्हें डाक से डलवाती। आमतौर पर ये खत नए लिखने वालों के नाम होती थी, जो हर रोज़ उन्हें खत लिखा करते थे। भाभी ने महज दिल बहलाने और वक्त का काटने के लिए लिखना शुरू किया, मगर वह बहुत ही अच्छा लिखने लगी। यानी भाभी जो थी, यानी कि भाईजान के जेल में जाने के बाद वो खतूत लिखती थी और बच्चों को पढ़ाती थी और हर एक बच्चे के मुतालिक हर एक जानकारी रखती थी और नए लिखने वालों उनके मशहूर तलब करते थे और वह बड़ी मोहब्बत के साथ उनके खतूत का जवाब दिया करती थी। इस तरह से नए लिखने वालों ने न तो गलत फहमियों का शिकार होकर बहक जाए और उनकी दिलसुकनी में फिर वह शाम को एक जगह ट्यूशन पढ़ाने चली जाती थी, क्योंकि दिख नहीं रहा तो गलत पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना, तो कोई इस वजह से फिर मैं उसको सुधार रहा हूँ, ठीक है ना। ट्यूशन पढ़ाने चली जाती करती थी, यानी सुबह जागने के बाद से सोने तक के वक्त का काम आदमी का है मशीन मालूम होती थी। उनके गलत खत लिखने के शौक़ से तंग आकर मैंने कहा, भाभी आपने क्या अलसत पाल रखी थी, यानी क्या आलस पाल रखी है। कॉलेज में तो सर पकाती ही हैं, घर पर आकर कॉलेज बना रखा है। भाभी बड़े बावकार अंदाज में मुस्कुराई और बोली, अख्तर इन नए लिखने वालों के कैसे भूल सकती हूँ, ये तो हमारे मुस्तकबिल हैं कि उम्मीद है अगर मैं इनके पौधों पर रोज़ छिड़काव नहीं कर सकती, इनके खिदमत नहीं कर सकती, तो मैं फूल लगी और सारा बाग महक उठे तो कम से कम जो कुछ कर सकती हूँ वह तो करना चाहिए। यानी भाभी कहती है कि मैं इन लोगों के लिए जो कर सकती हूँ वो उतना तो करना ही चाहिए, क्योंकि ये बच्चे हैं, मतलब ये जो तालिब इल्म है, इनको मेरे से जो मिल पाता है इनको सिखाने के लिए, मैं इनकी ज़िंदगी सुधारने के लिए, मतलब मेरे से जो भी हो पाता है मैं अपनी तरफ से करती हूँ, ठीक है ना। इस जवाब के बाद कुछ और बोलने की गुंजाइश नहीं थी और मैं चुप हो रहा। एक दिन शाम के वक्त वही लड़की शिमी उनके पास आई और जब सिमी उनके पास आई तो ठीक है ना, वह बहुत उदास थी, ठीक है, वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन फिर भी नहीं कर सकती थी। बार बार उसके होंठ काँप रह जाते थे और ऐसा मालूम होता था कि अब वह रोज़ रो देगी। यानी रोने की मतलब इस तरह से वो थी कि ऐसे लगता था कि वो रो देगी। भाभी ने हश्ब आदत और ऐसी बैठाया और बातें की, फिर आने की वजह पूछी तो वह कुछ भी ना बोली। यानी कि पूछी कि तुम क्यों आई हो, तो उन्होंने कुछ नहीं बोली और सिर्फ रो रही थी, ठीक है ना। रोने के उम्मीद थी कि अब रो देगी, ठीक है। भाभी जैसे अश्र के साथ पूछती, मालूम होता है कि उसके होंठ इतनी ही शिद्दत के साथ आपस में छपकते जाते थे। यानी आखिर वह कुछ न बोल सकी तो भाभी ने ऐसे पकड़ा और सोने के कमरे में ले गए। यानी भाभी ने उन्हें पकड़ा और सोने के कमरे में ले गए। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। दरवाज़ा अंदर से बंद किया और पूछा कि
क्या बात है। लेकिन सिमी ने कुछ बताने के बदले रोने लगी और भाभी के जब चुप कराने के पर भी वह रोती गई। और फिर देर के बाद भाभी के डांटने पर उन्होंने बताया, यानी कि सिमी आई घर पे और वह आकर के ऐसी मतलब थी कि वो लग रहा था कि अब रो देगी। और भाभी उनसे बार बार पूछती थी कि बताओ क्या हुआ, लेकिन सिमी बता नहीं सकती थी, यानी बता नहीं पा रही थी। और उन्होंने भाभी जान को मतलब बता नहीं पा रही थी, तो भाभी जान ने उन्हें कमरे में ले गया और खुद से पूछना शुरू किया। ठीक है ना, रोने लगी। जब भाभी के चुप कराने के बावजूद भी रोने लगी। बड़ी देर के बाद जो है भाभी के डांटने पर उन्होंने बताया कि वह दूसरी ही दिन उसके भाई की एमए की फीस दाखिल करनी है और वह रुपए का इंतज़ाम नहीं हो सका है, यानी उनके भाई का फीस देना है और रुपए का इंतज़ाम अभी तक नहीं हुआ था। अब वह उस बात पर शर्मिंदगी थी कि भाभी इसके कॉलेज का खर्च देती है, अब वह भाई के लिए फ़ीस मांगे। लेकिन दूसरा कोई और ऐसा हमदर्द भी नहीं था जिसके सामने वह अपने दिल का बोझ हल्का करती, और वह सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उनके पास आती थी। यानी कि अपने दिल का जो है बोझ हल्का करने के लिए सिमी जो है भाभी जान के पास आती थी। लेकिन उसके भाई का फीस अभी तक जमा नहीं हुआ था, इस वजह से वो उदास थी कि कैसे होगा। भाभी ने बड़े मोहब्बत से सिमी के गाल पर एक चपट लगाई, यानी एक थप्पड़ लगाई और बोली पगली, इसमें रोने की क्या बात थी, अगर आखिर उसमें शर्माने की क्या बात थी। हम लोग उसी तरह से एक दूसरे से कहकर अपना दुख दर्द हल्का कर सकते हैं। ये कहकर उन्होंने अलमीरा खोली और छोटी छोटी सोने की 2 चूड़ियाँ लाकर सिमी के हाथों में रखकर बोली, ले जाओ और बेचकर तुम अपने भाई का फीस अदा कर देना। यानी कि चूड़ी देती है और कहती है कि ले जाओ, इस सोने की चूड़ी को बेच करके अपने भाई का फीस क्या करना, अदा कर देना। सिमी शायद गिर जाती, लेकिन भाभी ने उसे संभाल लिया और उसकी पेशानी चूमकर बोली, सिमी सदा ऐसे ही मुस्कुराती रहो। यानी उन्होंने कहा कि सदा जो है ऐसा ही ज़माना नहीं रहेगा, दिन बदलेगी, जाओ सवेरे चली जाओ, फिर अंधेरा हो जाएगा। सिमी चूड़ियों को लेकर चली गई और चूड़ियाँ वह थी जो 2 दिन पहले भाभी जान ने ननी रेहाना के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे बचाकर बनवाई थी, और जैसे रेहाना ने सिर्फ एक बार पहना था। चूड़ियाँ देकर भाभी जान ने बहुत खुशी थी, जैसे कि दिल से पहाड़ जैसा कोई बोझ उतार गया हो। यानी कि उन्होंने उस सिमी को उस अपने भाई की फ़ीस के जमा करने के लिए, उसके भाई की फ़ीस जमा करने के लिए उन्होंने सिमी को उस अपनी बेटी यानी नन्ही रेहाना की जो है 2 सोने की चूड़ियाँ बनवाई हुई थी, उन दोनों चूड़ियों को उन्होंने फ़ीस के लिए दे दिया। किसको? सिमी को। ठीक है ना। मैं 4 दिनों से उनके पास था और एक ज़रूरी काम के सिलसिले में उनसे मशवरा करने आया था, लेकिन उनके मशवरे वफ्ती और परेशानियों को देखकर मौका न मिला कि हिम्मत न हो सकी। उनसे सोच लिया कि भाभी से बगैर कोई मशवरा कि मदद मांगे वापस जाऊंगा। हालांकि कि मैं अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ वही ऐसी आदमी थी जो सिलसिला में मेरी मदद कर सकती थी, लेकिन मैंने फैसला लिया कि उनके हर गिज़ नहीं कहूँगा। यानी मैंने सोचा कि मैं भाभी जान की इस मुश्किल को देखती हूँ, मैंने सोचा कि मैं उन्हें नहीं कहूँगा। आखिर भाभी जान ने खुद ही कहा, तुम 4 दिनों से आए हो लेकिन कोई बात नहीं की। मैंने कह दिया कि मैं सिर्फ टहलने और आपसे मिलने आया था भाभी। यानी मैंने सिर्फ कह दिया कि मैं आपसे टहलने और सिर्फ मिलने के लिए आया था। फिर वह बोली, और तुम्हारी शादी का क्या हुआ? सुना है कि वह और तुम्हारे घर वालों में शादी के मसले पर सख्त इख्तलाफ हो गया है। जी हाँ, शादी करने के मुतालिक से है कि ये या तो मैं अम्मी की पसंद के मुताबिक एक अहमक लड़की से शादी कर लूँ या फिर चुप बैठा रहूँ। ठीक है ना। यानी उन्होंने सुहैल अज़ीमाबादी ने बोला कि मैं एक लड़की शादी कर लूँ अम्मी के मुताबिक या मैं चुप बैठा रहूँ। वह जमीला, तुम तो जमीला से शादी करना चाहते थे ना? भाभी बोली, अब भी चाहता हूँ, लेकिन अम्मी ने कह दिया है कि जमीला उस घर में बहन बनकर दाखिल नहीं हो, मतलब बहू बन करके उस घर में दाखिल नहीं होगी। यानी जमीला जो है उस घर में बहू बन के दाखिल नहीं हो सकते। मैंने कहा, ठीक है ना। यानी कि वो शादी जिस लड़की से करना चाहता था, सुहैल अज़ीमाबादी चाहते थे,
तो वो लड़की उसकी माँ को पसंद नहीं थी और वो कहती थी कि वो जमीला उसकी घर में बेटी बन मतलब बहू बन के दाखिल नहीं हो सकती है तो लेकिन क्या किया जाए, बहुत सी जुल्मत बर्दाश्त करने पड़ते हैं, तो अपनी अम्मी की पसंद से शादी कर लो। फिर ये भी नहीं कर सकता भाभी। फिर क्या सोचा, शादी तो जमीला से ही करूँगा और अगर घर छोड़ दूँगा। मैंने फैसला किन अंदाज में कहा, ठीक है ना, मैंने मतलब कहा कि मैं घर छोड़ दूंगा, मैं शादी करूंगा तो किससे करूंगा, जमीला से ही करूंगा, ठीक है ना। फिर तो बिस्मिल्लाह बयान कर ले आओ, यहाँ मेरे साथ रहेगी, मैं भी अकेली हूँ। ऑफ उफ, भाभी के ये जुमले सुनकर मेरा सर चकरा गया। ये औरत है क्या, आज़िम व हिम्मत का सतून, हर रोज़ एक नया बोझ अपने सर क्या करती है, मोड़ लेती है। यानी हंसने लगा क्योंकि सोचा कि भाभी बोली कि फिर मेरे घर ले आओ, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे साथ रहेगी। अपने लिए बढ़ाई जाती थी, खुद अपनी ज़रूरतें और जिम्मेदारियाँ क्या कम है, मगर हिम्मत है और सिर्फ हिम्मत के सहारे शौहर के दूर और बंदी के गम हंस कर भुलाए जाती है। यानी कि इतनी दुख में होते हुए भी वो दूसरी की मदद हमेशा करने के लिए तैयार रहती थी। मैंने सोच समझ कर जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अभी देर होगी भाभी। जमीला बीमार भी। जमीला बीमार नहीं थी, बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन अगर मैं ये नहीं कहता कि वह फिर जिद पर आ जाती, जिद करने लगती कि लेकर क्या हो। हालांकि हकीकत ये थी कि मैंने फैसला किया था कि भाभी से मशवरा करने के बाद ही जमीला से शादी करूँगा और उसने उनके पास रख कर कहीं तलाश रोज़गार में निकलूँगा। यानी कि उन्हें उसको उनके पास रख दूँगा और कहीं रोज़गार की तलाश में मैं कहीं निकलूँगा, ठीक है ना। भाभी जमीला की बीमारी की खबर सुनकर बहुत अफसोस करने लगी और बोली कि सच जमीला बड़ी प्यारी लड़की है। फिर मैं बाहर चला गया और सोचा कि रात की गाड़ी से चला जाऊंगा। 4 बजे वापस आया तो देखा कि भाभी जान बहुत उदास बैठी है। उनके हाथ में एक तार है जिसमें वह हाथ में लिए हुए बस देखती जा रही है। उनके चेहरे का गोरा रंग बिल्कुल सनुला हुआ है और चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गया और पूछा, तार कैसा है भाभी जान। यानी मैंने पूछा कि ये जो तार आया है, ये पत्र आया है, कैसा खतूत कैसा है। अख्तर भाभी जान ने तार मेरे हाथ में दिया और मैं इस पर सर रख कर फूट कर बच्चों की तरह रोने लगी। मैंने तार पढ़ा, भाईजान का 4 साल की सज़ा हो गई थी। यानी भाईजान को 4 साल की सज़ा हो गई थी। मैंने कुछ देर के बाद बमुश्किल कहा, भाभी जान सब्र कीजिए, अभी तो आपका ऐसे इम्तिहानों की मंजिल से और भी गुजरना है। यानी भाभी को मैंने सब्र करने के लिए कहा कि आपको ऐसे इम्तिहानों से तो आपको और गुजरना है। और भाभी को जैसे सुकून आ गया और उठ बैठी और बोली, ठीक कहते हो अख्तर, मैं अगर परेशान होती तो बच्चे और परेशान होंगे। यानी भाभी को मैंने जब समझाया तो भाभी बोली कि मैं अगर परेशान होंगी तो बच्चे भी परेशान होंगे। इतना कहकर वो उठी और मुंह हाथ धोने चली गई। जब वापस आई तो मालूम होता है कि बस एक लहर थी जो आई और गुजर गई। लेकिन लोग जितनी देर तक चाहे पीते रहें। भाभी की नज़र बार बार पुराने सिंगार मेज पर रखी भाईजान की तस्वीर का तवाफ करती। इसी वक्त उन्होंने बताया कि उनके से पासपोर्ट की दरख्वास्त नामंजूर हो गई है और उसी यानी उनकी जो पासपोर्ट की जो दरख्वास्त थी उनकी नामंजूर हो गई, यानी कैंसिल हो गया है, ठीक है ना। रात उन्हें दिल्ली जाना है, बहुत ज़रूरी है। उसी रात भाभी जान दिल्ली चली गई और मैं भी वापस हो गया। रात की सन्नाटे में रेलगाड़ी जा रही थी और मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि अंदर रात में भाभी जान मुझे रोशनी दिखा रही है। रेल तेज के साथ गुजरती जा रही थी और मेरे दिल में नए इरादे, नए हौसले पैदा हो रहे थे, नई उम्मीद और नई जो है उमंगें जाग रही थी। यानी कि भाभी जान जो ट्रेन आगे की तरफ भाग रही थी और उसके बाद सुनकर कि मुझे लग रहा था कि मेरे जो है अंधेरे में जो है कि भाभी जो है रोशनी दिखाने का काम कर रही थी।
इसी पर जो है कि इतनी कहानी पर भाभी जान का जो किरदार था, जो अफसाना निगारी था सुहेल अजीमाबादी का, वो ख़त्म होता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन भाभी जान का। तो क्वेश्चन के मुताबिक मैं बात करूँगा कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। इसमें पहले लफ्ज़ के मानी दिया हुआ है, कलीसा का मतलब क्या होता है, एहतजाज का मतलब क्या होता है, मुलाजमत का मतलब क्या होता है, सरापा और निजात, ये सारी चीज़ें दी गई है। और इसके बाद मैं क्वेश्चन के से रिलेटेड बात करूँगा, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, अस्सलाम वालेकुम, जय। इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। मैं अगले वीडियो में, दूसरे वीडियो में मैं इस तरह का इसका क्वेश्चन आंसर का बताऊंगा कि कैसे इसका क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझने के लिए आपको अच्छा लगा होगा और समझना है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय।